बंगाल चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें ऐसी है जिन पर अल्पसंख्यक वोटर जीत हार तय कर सकते हैं, यानी इन सीटों पर इनका दबदबा है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या तादाद 27 से 30% तक है और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा। यानी अगर ये वोटर एक तरफा वोट कर दे तो चुनाव का रुख पलट सकते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि टीएमसी के अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी मुस्लिम वोटरों पर ही दांव खेल रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का गणित समझना बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर तब जबकि पीएम मोदी ने भरे मन से यह कह दिया हो कि बंगाल के मुस्लिम वोटर अब टीएमसी के साथ नहीं है। इसी मुद्दे पर होगी आज की हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कुछ हुआ आज चुनाव के रण में। क्या दीदी का साथ छोड़ गए बंगाल के मुसलमान? क्या फुरफुरा शरीफ का लड़का बड़ा खेल करेगा? ये वो सवाल है जो मंगलवार को बंगाल में रैली के दौरान पीएम मोदी ने उठाए और अब जंगल की आग की तरह सारा बंगाल इसी की चर्चा कर रहा है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप ये सुनिए कि कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ममता के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्या कहा था। आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी वे भी अब आपसे चले गए हैं। पीएम मोदी के इस दावे की हकीकत आपको यहाँ के मुसलमानों की जुबानी ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बंगाल के फुरफुरा शरीफ के इस पीरजादा की बातों पर गौर करना होगा। बंगाल में आईएसएफ नाम की पार्टी बनाकर कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। ममता बनर्जी की सरकार से पहले किसी भी सरकार में दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर कभी कोई समस्या नहीं हुई। वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। हालांकि ममता बनर्जी इशारों में पीरजादा सिद्दीकी पर मुस्लिम वोट के बंटवारे का आरोप लगा चुकी है। हैदराबाद থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসেছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। बंगाल में मुस्लिम वोट को लेकर नेताओं के दावों के बीच यहाँ का मुसलमान आखिर क्या सोचता है, ये भी जानने की हमने कोशिश की। मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है। केंद्र सरकार का घर गया, मोदी जी ने घर दिया है हमको। मुसलमानों से बातचीत से एक बात तो साफ है कि बंगाल का मुस्लिम वोटर अब तिराहे पर खड़ा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ ममता है और तीसरा रास्ता सिद्दीकी की तरफ जाता है। और मुस्लिम वोटर की इसी उलझन का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता नजर आ रहा है तो वो है टीएमसी, टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, मेरे साथ कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक हैं, मेरे साथ बप्पा चैटर्जी हैं बीजेपी के लीडर। थोड़ी देर में मेरे साथ संजय शर्मा जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। और चूंकि हम अल्पसंख्यक वोट बैंक पर बात कर रहे हैं इसलिए उनकी राय बेहद जरूरी हो जाती है। सबसे पहले मैं चलूंगा धीरेन्द्र पुंडीर और रविकांत राय, मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आप फुरफुरा शरीफ और उन इलाकों में होकर आए थे, कितना वजन है अब्बास सिद्दीकी का? और ये माना जाता है कि फुरफुरा शरीफ 100 सीटों पर असर रखता है, लेकिन फुरफुरा शरीफ रखता है, क्या अब्बास सिद्दीकी रखते हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। देखिए, ये पूरे तौर पर अगर हम ये कहें कि उस पर धार्मिक ताकत एक अलग ताकत है और उनकी राजनीतिक ताकत को अभी टेस्ट होना है, क्योंकि उससे पहले उनके पिता जो फुरफुरा शरीफ में थे उनका ममता बनर्जी के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन रहा और वो इसी बात से खुश रहते थे कि बस ठीक है, उनके साथ उनका रिश्ता है और उनको उन कामों में तरजीह दी जाती है जिसमें उनकी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने जब पूरी तरह से अलग होकर लड़ने का फैसला किया तब ये सवाल सबके सामने बड़ा हुआ कि क्या इस बार फुरफुरा शरीफ का जो असर है वो राजनीतिक तौर पर तब्दील होता हुआ दिखेगा इस तरह से, जबकि आमने सामने मुस्लिम जो मतदाता है उसके सामने दो बड़ी चीज़ें खड़ी होंगी कि उसको बीजेपी को रोकना है और उसके लिए क्या टीएमसी को हराना है, और जो टीएमसी रोकते हुए दिख रही है। तो ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में है। जहां हम लोग घूम रहे थे वहां हमको लगता है
कि टीएमसी की वोटों को, टीएमसी को रोक नहीं पाएंगे फुरफुरा शरीफ के वो। जिस तरह से लोगों का वहाँ वोट की बात जब भी हमने की, उन्होंने टीएमसी को ज़्यादा तरजीह दी। यहाँ तक कि फुरफुरा शरीफ के आसपास के इलाकों में जब हम लोग अब्बास सिद्दीकी का इंटरव्यू कर रहे थे और उसके बाद अलग के इलाकों में हम लोगों ने जब घूमा, तो उसमें ज़्यादातर वोटर्स टीएमसी की बात कर रहा था। वो भी इसलिए कि उसको बीजेपी को रोकने के लिए वही पार्टी मजबूत होती हुई दिख रही है। और जितनी सीटों पर, लगभग अभी 26 से 28 सीटों के बीच की बातचीत है, उसके बाद वो नॉर्थ बंगाल में और करेंगे। मुझे लगता है कि वो शायद ही सीटों को जीतने में कामयाब हो, लेकिन अगर वो अपने पास वोट खींचते हैं तो वो कौन जीतेगा ये तय करने की हैसियत में होंगे, और इस बात से उनके आगे की राजनीति प्रभावित होगी। सीपीएम के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस की जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास धीरेन्द्र, लेकिन उससे पहले सुबीर दा के पास चलता हूं। सुबीर दा, हमारे यहाँ हिंदी हार्टलैंड में खास शब्द है वोट कटवा, तो क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वोट कटवा साबित होंगे ममता बनर्जी के लिए? धीरेन्द्र पुंडी ने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ जो मुसलमान हैं, बंगाली मुसलमान खास तौर से, उनके लिए एजेंडा बीजेपी को रोकना है और उन्हीं को वोट देंगे, वोट बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि बंगाली मुसलमान, एक चीज दीपक याद रखिए, वो पहले बंगाली है फिर मुसलमान है। उसका जो इक्वेशन है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो भारत के खास तौर से आपके नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के साथ मिलता जुलता नहीं है। ये याद रखिए कि बंगाली मुसलमान ही एक मुसलमान, ऐसे मुसलमान है जिन्होंने एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान को तोड़ा था और भारत के मदद से तोड़ा था। तो यहाँ जो आइडेंटिटी है वो बंगाली आइडेंटिटी भी प्ले करता है, और उसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा और खास तौर से असम में एनआरसी के बाद ये पोलराइजेशन हो गया। मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि किसी वक्त ये लोग लेफ्ट या कांग्रेस को ज्यादा वोट देते थे, खास तौर से कांग्रेस, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां बंगाली मुसलमानों का गढ़ है। बट आज के तारीख में उनको ये लगता है कि ये लोग तो सरकार बना नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए वोट बर्बाद नहीं करने का है, वोट देना है तो ऐसे किसी को दे जो सरकार बना सकता है, जो बीजेपी को रोक सकता है, और वो है टीएमसी। तो हम नहीं समझते हैं कि अब्बास सिद्दीकी बहुत बड़ा, जिसे आप वोट कटवा कह रहे हैं, अंग्रेजी में स्पॉइलर कहते हैं, ये बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। पर इससे भी एक चीज जाहिर है दीपक, आप देखिए, आज आप ही के चैनल में अभी हमने देखा कि उनको परमिशन नहीं दिया असादुद्दीन सिद्दीकी ओवैसी को, तो इसलिए ममता भी बहुत ही नर्वस है इस मामले से कि कहीं आके कोई वोट कटवा या स्पॉइलर साबित नहीं हो। वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी को उन्होंने इससे पहले भी यहाँ मीटिंग नहीं करने दिया। फुरफुरा शरीफ, खासतौर से अब्बास पे उन्होंने हमला बोला है, चैंगड़ा मतलब बकवास, जो लड़के नौजवान जो यहाँ घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी करते हैं, ऐसे भाषा में हमला किया है। मतलब चांस वो कोई नहीं ले रहे हैं। पर तकरीबन जो मुस्लिम है बंगाल के, एक तो बंगाली आइडेंटिटी के इशू पर और दूसरा जो है प्रोटेक्शन के इशू पर, वो हम समझते हैं कि ज्यादातर टीएमसी के साथ ही रहेंगे। मैं इसी बात को रवि के पास लेके जाना चाहता हूं। रवि, फिर प्राइम मिनिस्टर ने किस स्ट्रेटेजी से बोला कि भाई टीएमसी के साथ अब मुसलमान नहीं है? क्या वो दीदी को कंफ्यूज करना चाहते थे या मुसलमान वोटरों को कंफ्यूज करना चाहते थे? क्योंकि वो जानते हैं कि मेजोरिटी में मुसलमान वोटर भले से उनकी सड़क पर तारीफ कर दे कि मोदी ने हमको घर दिया, पर वोट नहीं देगा। यही सवाल एनके सिंह सर से, आपको क्या लगता है सर? दीपक, आपको याद होगा, इतिहास गवाह है 70 साल में इस्लाम की एक अजीब फितरत है। जब जब ये जो पीठ होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पीठ होता है हिंदुओं में, वैसे ही इस तरह के पीठ होते हैं, जैसे देवबंद है, इमाम बुखारी है, ये नदवा स्कूल है, बरेलवी स्कूल है। इन लोगों ने जब जब कभी पॉलिटिक्स पे आने की कोशिश की है, इनको झटका लगा है। आप इमाम बुखारी का केस देख ही रहे हैं, पॉलिटिकल नॉन एंटिटी हो गए। बरेलवी स्कूल भी वही हुई स्थिति हुई, देवबंद दारुल उलूम की भी वही हुई, और नदवत उलेमा की भी यही हुई। कभी भी जो ये इस तरह के रिलीजियस वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्लाम में बिल्कुल नहीं होता। मुसलमान बिल्कुल मुतासिर नहीं होता उनके अपील से, लिहाजा, और खास करके तब जबकि वो तो बहुत बड़ा डिवीजन हो। वहां पे देख रहे हैं फुरफुरा शरीफ में बहुत बड़ा परिवार है, तो इसलिए बहुत कुछ असर तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल ही गलत है कि उससे वाकई असर होने जा रहा है, और ममता का वोट काट के फुरफुरा शरीफ थोड़ा बहुत ले जाएगा। एक तो ये नहीं है।
एक दीपक जी, आपने इंट्रोडक्शन जो किया था उसमें एक चीज कही थी कि 100 सीटों पे 25 से 30% चूंकि मुसलमान है, लिहाजा उस पे वो डिसाइड करता है। ये ट्रेडिशनल हम लोग की जो एनालिसिस है ना, ये पहले हुआ करती थी जब बाकी 65% या 70% डिवाइडेड होता था। वो मार्क्सवादी होता था, वो कांग्रेसी होता था, वो जाति में बटा होता था। बीजेपी का जो प्रवाह आया, ऑफ कोर्स आने में 50 साल लगे, 60 साल लगे, लेकिन ये जो आया है वो एक सीमेंटिंग फोर्स है और इतना बड़ा है कि वो रिजल्टेंट हिंदू कंसोलिडेशन इसको समाजशास्त्र में कहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो तुष्टीकरण हुआ, उसका रिजल्टेंट पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है ये। तो इसलिए अब वो नहीं चलेगा कि 25% या 30% मुसलमान अगर चाहे तो वो इलेक्टोरल रिजल्ट बदल देगा। लिहाजा सिर्फ मुसलमान से अगर आप चाहें कि वाकई वो प्रभावित कर लेगा, वो नहीं होगा। और ये प्रसार बीजेपी का इतनी तेजी से हो रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि नए नए जो राज्य हैं वहां तक ये जाए आने वाले दिनों में। इसकी काट इनको तलाश करनी पड़ेगी। अभी तक ममता या इस तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं, इसकी काट नहीं खोज पाई हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं। संजय शर्मा टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि आपका मुस्लिम वोट बैंक जो है अब आपसे दूर जा चुका है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस दावे से? ममता जी को भी डर है, तभी ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के लड़के को चेंगड़ा कह रही हैं अब्बास सिद्दीकी को। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बंगाल में घूम रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते नहीं है ये विधानसभा के चुनाव है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वापस 2/3 बहुमत से जीतते जा रही है। प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं हिंदू साथ नहीं है, कभी कहते हैं मुस्लिम साथ नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि बंगाल की 10 करोड़ जनता बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के 18 सीटें 2019 में ऐसे ही दे दी संजय भाई, 18 सीटें 2019 में ऐसे ही दे दी। अरे तो उस गलती का एहसास हो गया ना बंगाल की जनता को। चलिए देखिएगा वो क्या होगा। क्या ये सवाल बप्पा चैटर्जी से लेते हैं। बप्पा चैटर्जी जी, 18 सीटें जिताने की गलती का एहसास क्या बंगाल की जनता को हो गया है? संजय शर्मा जी दावा कर रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसको ऐतराज है? तृणमूल। ये बापा चैटर्जी साहब, ये काम आप लोग कर रहे हैं और बखूबी सपने देख रहे हैं। एक एक करके संजय भाई, एक एक करके संजय भाई, कि वो ऐसे हसीन सपने देखते रहे जिस तरह से हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही है और वो है डेवलपमेंट का। बंगाल का डेवलपमेंट 10 साल में तृणमूल के द्वारा हुआ नहीं है और सबसे ज्यादा अगर वंचित है तो बंगाल के मुसलमान है, क्योंकि ये लोग बंगाल के मुसलमानों के लिए जितने भी एजेंडे तय किए थे, एक भी उसमें से पूरा नहीं कर पाए, एक भी पूरा नहीं कर पाए। और जिसके कारण आज बंगाल का जो बांग्ला भाषी मुसलमान है, जिसकी बात भौमिकदा और बाकी जो वरिष्ठ पत्रकार लोग बता रहे थे, ये एकदम सच्चाई है कि बंगाल का मुसलमान जिसके पास शिक्षा का हार है, जो शिक्षित है, वो बहुत सोच समझ के इस बार मतदान करेंगे और इस बार मतदान करते हुए वो देखेंगे कि पंचायत में किस तरह से संतरास करते हुए पंचायत निर्वाचन में वोट डालने, नॉमिनेशन देने नहीं दिया गया था। किस तरह से घर बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस पैसा भेजती है, मोदी जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कट मनी लेती है। शौचालय बनाने का पैसा भेजा जाता है केंद्र से और उस पर कट मनी लेती है। यहाँ तक कि जो कोरोना के भयंकर पीरियड पे जब मोदी जी ने चावल भेजा था, राशन भेजा था, उस राशन को भी, उस चावल को भी पीठ में उठा के लेके भागते हुए दिखे तृणमूल के नेता मंत्री और उनके जो पंचायत प्रधान है वो लोग। तो इस तरह से, और साथ ही साथ देखिए ये तो एक विषय था ही, साथ ही साथ मुस्लिम क्षेत्र में देखिए कितने के हाथ में रोजगार दिए हैं। रोजगार के हिसाब से देखिए तो बंगाल में ना तो नया शिल्प आया है, ना तो किसी भी शिल्प के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। शिल्प सम्मेलन बहुत हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसे से शिल्प सम्मेलन बहुत हुए हैं। ममता दीदी घूम घूम के क्लबों के फीते काटे हैं, दुर्गा पूजा के फीते काटे हैं। ममता दीदी घूम घूम के नमाज पढ़ी है और मंत्र उच्चारण किया है, लेकिन
एक भी शिल्प का उद्घाटन करते हुए ममता बनर्जी ठीक है, को मैं इसी बंगाल की सवाल को जनता नहीं लेके देखी। संजय शर्मा जी के पास आऊंगा कि संजय शर्मा जी, रोजगार पर आपने कोई काम नहीं किया और खास तौर पर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, लेकिन उनका उन्नयन कभी नहीं किया, उत्थान कभी नहीं किया। ब्रेक के बाद ये सवाल संजय शर्मा से लूंगा और इस बीच मेजर मोहम्मद अली शाह, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़ गए। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की, वो भी खासकर इसलिए क्योंकि फुरफुरा शरीफ के गद्दा नसीन अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाकर लेफ्ट के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही वही नेता हैं जो बीजेपी को यहां पर लेके आई। अगर वो बीजेपी पर इतने राजनीतिक हमले पिछले 10 साल के दौरान न करती तो शायद बीजेपी बंगाल के अंदर खड़ी ना हो पाती। वो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को डेंट कर पाएंगे? हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, इसीलिए अब्बास सिद्दीकी ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे। इसी पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ एनके सिंह साहब में पत्रकार, हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब हैं कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार, बप्पा चैटर्जी बीजेपी के नेता, संजय शर्मा स्पोक्स पर्सन टीएमसी और मेजर मोहम्मद अली शाह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मेरे दो सहयोगी रविकांत राय और धीरेन्द्र पुंडीर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं संजय जी आपके पास। बप्पा चैटर्जी ने कई आरोप लगाए थे कि आपने मुसलमानों के उन्नयन यानी उत्थान के लिए एक काम भी नहीं किया, सिर्फ उनको मूर्ख और मूर्ख बनाते रहे 10 साल में, इसीलिए आर्थिक तौर पर पश्चिम बंगाल का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यही बप्पा चैटर्जी का कहना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए कि उनकी दिक्कत क्या है। एक तरफ वो कहते हैं कि तृणमूल मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है और दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो पहले इनको अपने घर में बैठकर ठीक कर लेना चाहिए कि क्या किया है और क्या नहीं किया और वास्तव में क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं मंच से और बापा जी एक बात कहते हैं, आपस में तालमेल कर ले। जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सभी के लिए काम किया है, बंगाल की 10 करोड़ जनता के लिए काम किया है और बंगाल को विकसित करने का काम किया है। जहां तक बंगाल के मुस्लिम समुदाय की बात है, भाजपा शासित अनेक राज्यों से बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोग काफी शिक्षित हैं, काफी अच्छी पोजीशन में है और इन्होंने भी हमारे अन्य वर्गों की तरह सामान्य रूप से विकास किया है और यही बंगाल की थाती है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का शासन है और दीदी सभी के लिए काम करती है, इसलिए दीदी वापस 2/3 बहुमत से आएंगे। इधर में अमित शाह बहुत दिनों से दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 200 सीटें लाएंगे, 200 सीटें लाएंगे। अमित शाह जी ने दिल्ली में भी दावे किए थे, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी दावे किए थे, छत्तीसगढ़ में भी दावे किए थे, बिहार में भी दावे किए थे। जैसे तैसे अंतिम टाइम में कुछ चक्रांत के द्वारा उनकी सरकार बनी और इस बार जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी। देश की जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। ये विकास का खाली चुनाव के समय बात करते हैं। बप्पा चैटर्जी जी, संजय शर्मा जी कह रहे हैं, संजय जी लंबी बात कही आपने, लंबी बात कही, जवाब ले लेते हैं बप्पा चैटर्जी से। बताइए, इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान अच्छी पोजीशन पे है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और 10 करोड़ लोगों का उत्थान किया है, न केवल इंडस्ट्रीज लगाई, रोजगार भी दिया। ये कह रहे हैं संजय शर्मा। और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त करती है। पहला सवाल मेरा कि कितने लोगों को वो रोजगार दिए हैं, क्योंकि उनकी दीदी बोलती है कि 1 करोड़ 60 लाख बंगाल की जनता को उन्होंने रोजगार दिया है। मैं कहना चाहता हूँ 1 करोड़ 60 लाख लोगों को अगर रोजगार दिए हैं तो पूरे बंगाल में 72,000 बूथ है। 72,000 को 1,60,000 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 222 नौकरी हर बूथ पे मिलेगी। तो बंगाल के मैं दीपक जी फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार आपके जो एकदम ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो, बंगाल की ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, किसी भी बूथ पे जाके अगर 222 तो छोड़ दीजिए, 22 लोगों को भी नौकरी मिली हुए है, ऐसा रिपोर्ट भी दे देते हैं। तो ये आप ही का सवाल लेके जाता हूँ संजय शर्मा के पास, उसके बाद रिपोर्ट। दूसरे विषय पे ये लोग कौन मुसलमान के साथ है ये पता कीजिए। ये लोग घुसपैठिया गोरू पचारकारी मुसलमान के साथ है। तृणमूल का नाम है, तृणमूल का मतलब बंगाल में एनामुल है। ये लोग रोहिंग्या के साथ है और ये लोग सही मायने पे ये लोग रोहिंग्या मुसलमान की तरफदारी करने के लिए जो बंगाल के आम मुसलमान हैं, इन लोगों को भूल गए हैं, इन लोगों को वंचित रखते हैं। और मुसलमान
आप देख लीजिए दीपक जी कि मुसलमान को ये लोग बूथ दखल करने का काम में लगा रहे हैं, दंगा करवाने के काम में लगा रहे हैं, बम बंधवाने का काम में लगवा रहे हैं, लूट खसोट करने का काम में लगा रहे हैं। आप दूसरा कोई काम ये लोग मुसलमान संप्रदाय को दे नहीं पाए हैं। 1 करोड़ ये सबसे बड़ी चुनौती है इन लोगों के लिए। क्या आप रोहिंग्या के साथ हैं, बंगाली मुसलमान के साथ नहीं? क्योंकि रोहिंग्याओं के लिए तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एनपीआर नहीं आने दूंगी, एनआरसी नहीं आने दूंगी, मैं किसी भी हालत में सीएए नहीं आने दूंगी। अगर बंगाली हिंदुओं को शरण मिलती है, अगर वो नागरिक बनते हैं, तो दिक्कत क्या है आपको संजय शर्मा जी? देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जहां तक रोजगार की बात है, बंगाल ने तो रोजगार दिया और भारी संख्या में दिया और केंद्रीय एजेंसियां भी ऐसी बातें कह रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मोदी सरकार ने भारतवर्ष में क्या किया? आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आपने 1 लाख रोजगार भी नहीं दिया। और देश के 70 साल के इतिहास में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बेरोजगारी के आंकड़े देने वाली जो एजेंसियां हैं उनको आप बंद कर रहे हैं। आप देश से धोखा कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने देश से धोखा कर देशवासियों से धोखा करने का काम किया है और आप देश को अंधकार के गर्त में धकेलते जा रहे हैं। आप लोगों से खुद का शासन समझता नहीं है। भाजपा के इतने शासन में राज्य है, इतने राज्यों में शासन है, हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है और आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आपको हक नहीं है पश्चिम बंगाल की बात करने का। पश्चिम बंगाल ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चलता हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह, बंगाल का मुसलमान क्या बीजेपी को हराने के लिए वोट देगा या पीर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी जैसी पार्टियों को वोट देगा इसलिए क्योंकि वो उसकी मुसलमान धर्म के साथ, मुसलमान आइडेंटिटी के साथ जुड़ते हैं? आपका क्या विश्लेषण है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। ओके, देखिए बात ऐसी है, बंगाल में अगर देखा जाए तो 30% मुसलमान है, उसमें से 23% है जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है। तो जैसे कि ओवैसी साहब आए थे तकरीबन 1 महीने पहले, सिद्दीकी साहब से मुलाकात की थी और उनकी मीटिंग बेकार हो गई क्योंकि एक तरीके से क्योंकि सिद्दीकी साहब ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने तो संयुक्त मोर्चा हाथ जोड़ लिया, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीआईएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक साथ हो गई। अब जो मुसलमान है जो आपने बोला बंगाल का, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बीजेपी को एक तरीके से हराने के लिए वोट देगा। लेकिन अगर आप गौर से देखी जाए तो यहाँ का जो मुसलमान जो है वो काफी हद तक, खासतौर से नंदीग्राम में देखा जाए तो सीपीआईएम को भी बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट को फेवर करता है। अब आप देखिए, क्योंकि सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता जैसे डॉक्टर फवाद हलीम साहब हो गए, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बंगाल में। वो कम से कम सीपीआईएम से एक ऐसे अनोखे नेता है जो देखिए उनको कोरोना हो गया था, 6 बार प्लाज्मा डोनेशन करा, वो डायलिसिस करते हैं 50 रुपए में। तो इस तरीके से लोग वो बालीगंज से खड़े हो रहे हैं, सीपीआईएम कैंडिडेट लोग उनका गुडविल जानते हैं। लेकिन जब जहाज डूब रहा होता है तो सारे चूहे उस जहाज के कूद के उछल के बाहर आ जाते हैं और यही हाल हो रहा है टीएमसी के साथ। टीएमसी के जितने भी नेता थे वो जा रहे बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा इस बात का अगर ममता बनर्जी खुद अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, लोगों को इस पे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। लेकिन अब राजनीति में जो जीता वही सिकंदर होता है। अब आप देखिए, अगर टीएमसी हार जाती है और जो कि हारने वाली एक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी कह नहीं सकते कि भाई टीएमसी आएगी पावर में, क्योंकि उनके जो लक्षण है, जितने भी नेता हैं आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए, अच्छे नेता उनके जा रहे हैं बीजेपी में। अब जो मुसलमान वोट है, अब बीजेपी ने, अभी अमित शाह जी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि जो बंगाल में सीए एनआरसी लागू करेंगे तो जहाँ की मटुआ कम्युनिटी है उनको अपील करने के लिए एक तरीके से, लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी है वो तो बिल्कुल सीए एनआरसी एनपीआर, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। अब ममता बनर्जी ने जो भी स्टेटमेंट कहा होगा रोहिंग्या मुसलमानों को अपील करने के जो भी, लेकिन बात ऐसी है वहां के मुसलमान तो सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे बीजेपी और टीएमसी एक तरीके से आपस में कीचड़ उछालने में लगी हुई है, एक दूसरे से लड़ने में लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा किसी और तीसरी पार्टी को हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी संभावना है कि ममता बनर्जी से वो वोट बैंक खिसक जाए। संजय शर्मा जी, हमारे पॉलिटिकल विश्लेषक ने तो कह दिया कि ममता बनर्जी की जीत की गुंजाइश बेहद कम हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको विशेष तौर पर बता देना चाहता हूं।
बंगाल में अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं और मेरी बात आप नोट कर लीजिए, इन तीनों चरण के चुनाव में किसी भी चरण में भाजपा और ये आईएसएफ जो सेकुलर फ्रंट है, इन दोनों को मिला के ये लोग 2 डिजिट में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी से ये लोग बहुत दूर है। पश्चिम बंगाल में जो विकास के काम हुए हैं वो इनको दिखते नहीं है। ठीक से सौदा लगाइए। हमारे गांव में जब आदमी जो है, संजय शर्मा जी, हमारे गांव में आदमी जो है जब अति आत्मविश्वास की बात करता है या फिर मार्केट में सब्जियों के दाम या किसी चीज के दाम बहुत ज्यादा कर देता है तो आदमी कहते हैं ठीक से सौदा लगाइए। आप कम से कम बीजेपी को डबल डिजिट में तो पहुंचा दे, आईएसएफ को भले ना पहुंचाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस दमदारी से चुनाव लड़ रही है, ये आप भी जानते हैं। वरना नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 5 दिन नहीं बैठना पड़ता। खुद भी भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि ये चुनाव उनका नहीं है। वो चुनाव में इतना दम कम इसलिए लगा रही है कि वो आईएसएफ से ज्यादा सीट लेकर बंगाल में आए। 2 मई को मिलेंगे ना आप मुझे, कैलकुलेशन इतनी है। 2 मई को आएंगे ना संजय शर्मा जी, उस दिन बात करेंगे। बिल्कुल आएंगे। और आपका ये बयान मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। बिल्कुल, और फिर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप हर बार मुझे खोजेंगे कि इतनी सटीक बातें कैसे बोलता हूं मैं। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं यहां से धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, 1,60,00,000 रोजगार, उसमें माइनॉरिटी और बाकी लोगों को बराबर का रोजगार। जब आप बंगाल के अंदर घूम रहे हैं तो आपको लगता है वाकई एक बूथ पर 222 लोगों को रोजगार मिला होगा, जो डाटा बप्पा चैटर्जी कह रहे हैं, या सिर्फ 22 लोगों को ही मिला होगा? क्या ऐसे लोग दिखते हैं आपको एक बूथ पर कि हाँ इनको रोजगार मिला है, ममता बनर्जी ने दिया है? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है दीपक जी कि कितना डाटा है, वो तो डाटा आप भी जानते हैं कि डाटा किस तरह दिया जाता है और उसका क्या मायने होते हैं। लेकिन यहाँ जो बेसिक मुद्दा है, जिस तरह से नौकरी चाकरी इस तमाम के मुद्दे अगर आप देखेंगे तो वो सब जगह है। भले ही इस समय जो ध्रुवीकरण का मसला है उसमें वो मुद्दे बहुत ऊपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे हैं। यहाँ वो लोग जो परेशान हैं, आप जिस भी युवा से बात करते हैं, वो अगर आपने लाइनों में देखा, जो हम लोगों ने लगातार तीनों फेज में युवाओं से बात की जो वोट देने के लिए लगे हैं, उनका बड़ा मुद्दा सबसे ज्यादा युवाओं का नौकरी को था, और जो माइग्रेशन बंगाल से हुआ है उसको लेकर था। कोरोना से वो वापस लौटे, उसके बाद फिर वापस लौटने की प्रक्रिया में अभी फिर कोरोना है। तो आप उस डर को महसूस कीजिए जो एक बार बाहर जाकर वापस लौटा हो और उसको फिर बाहर निकलना हो क्योंकि रोजगार नहीं मिला। तो ये बात जो 1,60,00,000 रोजगारों की बात है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा अतिरंजित व्याख्या होगी और टीएमसी की तरफ से, और वो ग्राउंड पर नहीं दिखता है। नहीं तो इतना माइग्रेशन और इतना तमाम चीजों पर युवाओं की ये राय नहीं होती, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख लेंगे सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी आंखों के सामने, उसको जादू से पैदा नहीं किया जा सकता। बंद हुई फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई, वो कभी चली नहीं, वापस नहीं हो पाई हैं। उसके अलावा नई फैक्ट्रियां लगी नहीं हैं। तो ये फिर इन्होंने रोजगार फिर किस तरह से इतना जनरेट किया, ये देखने की बात है। आईटी में कुछ काम कोलकाता में आपको दिखता है, इसके अलावा फिर बाकी सब जगह आपको वो रोजगार की स्थिति देखनी होती है। और मुझे लगता है कि ये अतिरंजित व्याख्याओं की कहानी है। अतिरंजित व्याख्याओं की कहानी है। रोजगार, फिर ममता किस नाम पर वोट लेंगी? एनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी की अभी तक का कैंपेन देखकर लगा कि वो हर बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो इश्यू उछाला उसका जवाब देने तक सीमित रह गई। क्या आपको लगता है कि ममता वाकई इन चुनावों में बैकफुट के अंदर खेल रही है? एनके सिंह सर, बड़ा अच्छा सवाल है दीपक जी। हमेशा मैं देख रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इनोवेशन होता है। नए नए आइडियाज अपने अपील कराने के लिए नए नए आइडियाज छोड़ते हैं। इसमें अजीब सा स्थिति हुई कि हमेशा ममता ने उधर से हुआ एलिगेशन लगा, इधर से इन्होंने काउंटर किया। अपना इनका कुछ भी नहीं रहा, जिसको यहां तक कि चंडी पाठ भी इन्होंने काउंटर के रूप में ही किया, वरना बहुत पहले से इनको ये करना चाहिए था, क्योंकि बंगाल कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। धीरेन्द्र ने एक अच्छी बात कही कि वहां पे दिखाई नहीं देता है। बहुत सिंपल सा, ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन कम से कम आंकड़े के बारे में हो कि 2-3 सोर्सेज होते हैं। इंडियन लेबर ब्यूरो होता है, उससे आंकड़े ले ले, आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही हैं। कहां से आप जॉब देंगे? लिहाजा वहां पे जॉब का सीन था नहीं। आप याद रखिए, कोरोना काल में बाहर से कोई गुजरात का माइग्रेंट नहीं गया था गुजरात, सारे लोग बिहार बंगाल से ही गए थे। महाराष्ट्र का कोई आदमी बाहर से नहीं महाराष्ट्र जा रहा था। यहां पे रोजगार वगैरह की कोई चांसेस ही नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बंगाल वही करा रहा है जहां मार्क्सवादी शासन में था, कांग्रेस शासन में था, ममता शासन में था। लिहाजा डेवलपमेंट यहां पे नहीं हुआ है, लेकिन वो एक इशू नहीं है।
हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट के आधार पे वोट मिलते हैं। हाँ, ये आपका ओरिजिनल सवाल बिल्कुल सही है कि ममता इसमें भी इनोवेशन, बिहार में बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है फिर भी बीजेपी जीतती है। लिहाजा हर पॉलिटिकल पार्टी को जो इनोवेशन देना था, मैसेजेस देने थे, उसमें ममता हमेशा पीछे रही और बीजेपी का एक हमेशा जवाब देने वाली रह गई, डिफेंसिव रह गई। अपना ऑफेंस उन्होंने कभी नहीं किया है। क्या सुबीर दादा, क्या ममता ऐसी थी? क्योंकि ममता तो चढ़कर बोलने वाली थी, सर पर नाचने वाली थी, बिल्कुल क्या बोलते हैं आप, तांडव नृत्य करने वाली थी। इतने डिफेंसिव सिचुएशन में आपने ममता को पिछले 30 सालों के अंदर देखा है क्या, जो इन चुनाव में हुआ? देखिए दीपक, मैं एक लार्जर बंगाली रियलिटी आपके सामने लाता हूँ। पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, अवामी लीग ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन का गठन किया और वो निरंतर अपना रिसर्च करते हैं, अच्छे अच्छे लड़कों को लेके बिठाते हैं और किस तरह से फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में उसका काउंटर दिया जाए। मैं उनके साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ रहा हूं, इसलिए मुझे पता है इस तरह का। ये एनके सिंह साहब ने बहुत सही बात कहा कि कोई रिसर्च इनोवेशन कुछ नहीं अपने तरफ से, कोई इस तरह का यूनिट नहीं। आग लाके प्रशांत किशोर को पैराशूट से उतार दिया। अब उनको क्या पता बंगाल का हकीकत, यहाँ का लोकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और वो बेसिकली रीजनल पार्टी है, उनको अपना एक रिसर्च यूनिट, अच्छे अच्छे लोग उनके साथ थे। आज सुगत बोस ये सब कहाँ चले? क्यों नहीं रहा कि साहब आप वही मदन मित्रा जैसे ये मसल मैन को चलाओगे तो जो काम के लोग हैं, अच्छे लिखे पढ़े लोग हैं, बंगाल में इनका कोई कमी नहीं है, ये सब वहां से हट गए। अब अंडर क्लास पॉलिटिक्स करोगे हर वक्त तो ये नहीं होगा ना। अब अंडर क्लास पॉलिटिक्स करो, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च, पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल आउटरीच, ये सब होना चाहिए। ये नंबर ठीक है। नंबर नहीं, मेरे पास अफसोस सुबीर दा, फिर इस पर बात करेंगे। मेरे पास वक्त इतना ही है आज के लिए, मुझे ब्रेक लेना है और अगले कार्यक्रम के लिए पहुंचना है। हम फिर इस पर बात करेंगे क्योंकि आप रोजाना हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर अल्पसंख्यक वोटों की बात करी जाए, मुसलमान वोटों की बात करी जाए, तो मुसलमान वोट उस तरफ जाता है जहां बीजेपी हार रही हो। क्या इसका फायदा ममता को मिलेगा, ये देखना होगा हमें, और इसका विश्लेषण हम लगातार करते रहेंगे 10 तारीख के चुनाव में भी।